जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, समय समय पर मैं आपकी मुलाकात गाजियाबाद की उन चुनिंदा शख्सियत से कराता रहता हूँ। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ उनका नाम श्री हिमांशु बत्रा है। आप गाजियाबाद में अपना व्यापार करते हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हिमांशु जी आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे नाम राशि हैं। अपने विषय का परिचय तो आपको हिमांशु जी ही देंगे और आज एक बड़े सौभाग्य की बात है कि सवाल पूछने वाला भी हिमांशु और सवाल का जवाब देने वाला भी हिमांशु है। हिमांशु जी, तुसी गाजियाबाद की ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? मेरा जी प्रिंटिंग का बिजनेस है इत्थे, साइनेज का काम करते हैं, फ्लैक्स प्रिंटिंग, विनाइल, होर्डिंग ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ। पेपर प्रिंटिंग का भी करते हैं ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? मेरे चाचा जी ने इत्थे, ताऊ जी भी इत्थे रहंदे ने, पूरा परिवार ने। ताऊ जी की फैमिली रहिंदी है कवि नगर। ताऊ जी, ताई जी, 2 पुੱਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ भाई साहब का एक मुंडा ते छोटे वाले दे 2 मुंडे ने, वो कवि नगर रहंदे ने। ते चाचा जी साडे राकेश मार्ग रहंदे ने, वो व्यापारी नेता भी ने गाजियाबाद दे जी, प्रवीण बत्रा जी। ते उन्हां दा एक मुंडा है ते एक कुड़ी है जी, वो पढ़ाई करते हैं दोवें। फादर साहब मेरे बैंक चो रिटायर होए ने, ताऊ जी DDA चो रिटायर होए ने। DDA तो जी। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ? कुवारा जी हले। मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? जी हाले नहीं हुई जी। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਹੈ? जी 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 ਹੈ जी करनी है जी। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਨੀਏ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ? ऐदा कोई सोचिया नहीं हाले इस बारे, मतलब कोई किसी नाल वैर ਤਾਂ नहीं हैगा, ਤੇ ਜਿੱਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ? नहीं हाले नहीं, ਜੇ जुड़ी हुई होंदी ਤਾਂ कर लेंदा अज तक अजय तक कर लेंगे जी। हिमांशु जी, जो आपका व्यापार है, आप उस व्यापार से संतुष्ट हो? जी व्यापार ठीक ठाक चल जी रहा है? जी जी। ताऊ जी का जो व्यापार है वो क्या करते हैं? ताऊ जी रिटायर्ड है, अब तो घर पे ही रहते हैं। घर पे बाकी थोड़ा पूजा पाठ कीर्तन ज़्यादा करते हैं, तो वृंदावन का उनका रहता है, हर महीने 10-15 दिन वृंदावन बरसाने लगा के आते हैं वो। आप यहाँ गाजियाबाद में कहाँ निवास कर रहे हो? गगन एनक्लेव है जी, भाटिया मोड़ फ्लाईओवर के पास। अच्छा, वहाँ वहाँ रहते हो? जी। वहाँ मेरे चाचा जी भी रहते हैं गगन जी, एनक्लेव मुझे में, जानकारी। योगेंद्र पाल शर्मा जी जी तो आप अपने इसी फ्लैक्स के व्यापार में ही हैं, होल्डिंग जी। और ये सब चीज़ पब्लिसिटी का काम है। जी। जो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे फादर बैंक से रिटायर हुए लास्ट ईयर, बैंक ऑफ इंडिया में थे, ब्रांच मैनेजर थे, वो हेड थे, तो वहीं से रिटायर हुए लास्ट ईयर। वो अब क्या कर रहे हैं? अभी तो वो रेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। रेस्ट। जी। आपके परिवार में और कौन है? आपकी कितनी बहनें हैं, क्या है? एक मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी फरीदाबाद हुई है। फरीदाबाद? जी। जीजा जी मेरे हीरो में जॉब करते हैं, हीरो मोटर्स में, फरीदाबाद ही रहते हैं वो लोग शुरू से। बहन आपकी बिल्कुल जी वेल सेटल्ड है? जी जी जी। आप अपनी तरफ से गाजियाबाद के पंजाबी समाज के विषय में कुछ बताना चाहते हो? मैं इसमें ना जी कई बातें बताना चाहूँगा। एक तो हमारी आदत क्या हो गई है लोगों की, हम जैसे ही अगर कोई समाज की बात करने लगते हैं कि पंजाबी समाज, तो हम सोचते हैं राजनीतिक बात हो रही होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी समाज, या हमारा समाज हो या कोई और समाज हो, या मैं अपने आप को एक हिंदू के तौर पर देखने लगूँ तो मैं सिर्फ हिंदूवादी में, या क्या नाम है, जिसे एक्टिव हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। हम लोग ना हर चीज़ को आजकल वो एक चश्मे से देखने लगे हैं। तो अगर मैं पंजाबी की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं पंजाबी के साथ साथ बाकी सब लोगों को पंजाबियत समझाने की बात कर रहा हूँ कि हमारे शहर का फ़ायदा हम कैसे पहुँचाएँ, पंजाबी और पंजाबियत का मैसेज हम सबके भलाई के लिए कैसे दें, सर्व समाज की भलाई हम कैसे सोच सकते हैं। तो जोड़ने वाली बात को देख करके अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम राजनीतिक बात को साइड रखते हुए अगर हम करें तो हम कहेंगे कि हम देखेंगे पंजाबी कहाँ काम करते रहे इतने, जब से यहाँ पंजाबी आके बसे गाजियाबाद में, उससे आज तक पंजाबियों ने क्या क्या दिया है शहर को। व्यापार दिए हैं, स्कूल खोले हैं, पढ़ाइयाँ बढ़ाई हैं, कलाकार पैदा हुए, मुंबई गए, वैसे बहुत सारे किस्से गाजियाबाद में हैं, हमने देखे हैं लोग। तो ओवरऑल हम देखें तो गाजियाबाद में पंजाबियों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा खासा रहा है, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद की तरक्की को बढ़ाया, दुनिया भर में नाम रोशन करा है। कुछ सेना में भी लोग गए हैं पहले, और व्यापार में सब है ही, नौकरी पेशा आजकल बहुत है, नोएडा में जॉब कर रहे हैं पंजाबी समाज के लोग। तो इसमें हमें खुशी होने वाली बात है हमारे लिए कि पंजाबी जब से यहाँ हैं गाजियाबाद में, उससे तब से लेके अब तक ही काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है।
देखो हिमांशु जी, मेरा मानना यह है कि पंजाबी कोई बिरादरी नहीं जी। है। पंजाबी एक भाषा है। जी। यानी कि पंजाबी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब ये भी ठीक है कि व्यापार के नाते से, शहरदारी के नाते से हम बाहर हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। हिंदी जानने वाले से, जो है ही हिंदी जानने वाला, अगर हम उससे पंजाबी में बात करेंगे तो हम अपने व्यापार में, अपने काम में फेल हो जाएंगे। मेरा जो ये प्रोग्राम है उसका मतलब, मेन मकसद जो है वो ये है कि हम अपनी पंजाबियत को कैसे ज़िंदा रखें। कि पंजाबी जो पाकिस्तान से आया वो भी पंजाबी है, जो पंजाब हिंदुस्तान में 67% पंजाब। जी। बंटवारा कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं हुआ। जब बंटवारा हुआ तो उस समय सारा ही दिल्ली बॉर्डर से लेके पेशावर तक सारा ही पंजाब था। तो बंटवारा तो पंजाब का हुआ है। जी। और 67% पंजाब पाकिस्तान में चला गया और 33% पंजाब जी। भारत में है। जो 33% पंजाब भारत में है तो उस पंजाब से आने वाला, गाजियाबाद आने वाला, वो भी पंजाबी है। ब्राह्मण भी पंजाबी हैं, खत्री भी पंजाबी हैं, यहाँ तक कि कई वैश्य समाज के लोग भी जो पंजाब से रह के और किन्हीं कारणों से, आतंकवाद से तंग आकर या और किसी कारणों से भी पंजाब छोड़ के गाजियाबाद आके बसे, या हिंदुस्तान के अलग अलग और शहरों में भी जाके बसे, लेकिन हैं वो भी पंजाबी। जी। क्योंकि बोलते पंजाबी हैं। जी। उनकी भी मातृभाषा पंजाबी है, उनकी पैदाइश भी पंजाब की है। तो आपका परिवार पंजाब में या पाकिस्तान से पहले कहाँ से आया, या आप ओरिजिनली रहने वाले हिंदुस्तान के पंजाब के ही हो? अविभाजित भारत के समय से तो मेरे परिवार जो था वो झांग में निवास करता था, और उसके बाद वो गुराया आ गए थे बंटवारे से कुछ समय पहले, तो तब से ही वहाँ रह रहे थे। उसके बाद 1960 में गाज़ियाबाद आना हुआ था, व्यापार के सिलसिले में ही। दादाजी 1960 में गाज़ियाबाद आ गए थे। उसके बाद तब से ही हम सब यहीं रह रहे हैं, और मेरे फादर का बर्थ भी गाज़ियाबाद का ही है। तो जब आपके दादाजी गाजियाबाद आए तो वो तो फिर जीरो से ही शुरू हुए होंगे। ऐसा बताते हैं हमारे घर में कि दादाजी जो थे वो बंटवारे से पहले लाहौर में अंग्रेज़ी में एग्ज़ाम दे करके आए थे, तो वो अच्छे पढ़े लिखे थे, तो जल्दी कोई भी काम था वो समझ लिया करते थे, और थोड़ा उनकी वो बुद्धिजीवी थे एक तरीके से कहूँ तो उन्होंने यहाँ आने के बाद भी 2-3 साल में अच्छा अपना काम धाम जमाना चालू कर दिया था। तो आप ओरिजिनली अविभाजित पंजाब में, जो वर्तमान हिंदुस्तान का पंजाब है, उसमें कौन से शहर से के रहने? जलंधर में गुराए से। जलंधर के पास है गुराया। जीटी रोड पे लगता है। जीटी रोड पे। तो जलंधर से जब गाजियाबाद सन 60 में आ गए तो यहाँ आते ही व्यापार मिल गया या कुछ मेहनत करनी पड़ी? हाँ, आते साथ ही कुछ लग गया था, मतलब काम जो सोच के चालू कर दिया था। चालू कर दिया जी, था। जी, जी। तो जब से ये आपका ये पब्लिसिटी का काम है, नहीं। या पहले कुछ और करते थे? पहले हमारा चाय पत्ती का काम था, और भी 2-3 बिजनेस करे थे अलग अलग। अब पिछले 25 से 30 सालों से, 35 सालों से लगभग से फर्नीचर का काम कर रहे हैं। फर्नीचर का? जी, रमतेराम रोड पर। रमतेराम रोड पे। तो चाचा जी देख रहे हैं वो चाचा जी देखते हैं। आप ये पब्लिसिटी के व्यापार में, आप या आपके पिताजी, ये आप लोग सब इस व्यापार में कब आए? पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ ये काम तो मैं। और ये सिर्फ आपने शुरू जी, जी, जी। पहले मैं कोचिंग पढ़ाता था। अच्छा। 7-8 साल मैंने कोचिंग को दिए हैं, कोचिंग लाइन को, टीचिंग लाइन को। पहले जॉब भी करता था मैं, छात्र राजनीति भी करता था कॉलेज टाइम में। तो क्योंकि अब एक उम्र हो गई है 33-34 साल की, तो उसमें यह है कि अलग अलग चीज़ें आभास करी हैं, देखी हैं, करी हैं, बहुत कुछ सीखा है, तो अलग अलग अनुभव हैं अब। तो ये सब चीज़ें पहले कर ली है मैंने। अब ये काम 2 साल से कर, लगभग 1.5-2 साल के बीच में से कर रहा हूँ। तो अब जो आप व्यापार कर रहे हो, इस व्यापार से संतुष्ट हो? जी, पूर्णतः। अब ये मतलब जैसे आपने कोचिंग भी करी, जी, जी, जॉब भी किया, छात्र राजनीति भी करी, उसके बाद आप अब इस काम में आके जमे हो, तो आपका काम अब ठीक है? जी, स्टेबल है। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो, कोई ऐसी बात कहना चाहते हो जो आपके पास हो, आप उसको खुल के आप कह सकते हैं। मैं तो सबसे पहली बात यही कहना चाहूँगा जी, हम ये जो पंजाबी या पंजाबियत की बात आती है, तो इसको हम सिर्फ गाज़ियाबाद की बात सोच करके ना करें। हम इसको बड़ी पिक्चर पे तौर पे देखें कि हमारा
जो इतिहास है 500 साल का, 700 साल का या और पुराना इतिहास है, हम बहुत गौरवशाली इतिहास अपना रखते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो जो पीछे से अच्छी चीज़ें मिली हैं, जो विरासत मिली है, तो उसको हम आगे बढ़ाएं और हम किस तरीके से अपने ज़िले की, देश की, सारी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को फोकस करेंगे, इस डेडिकेशन से रहेंगे, तब हम अपने शहर की भी और बाकी सब चीज़ों की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो हम उस पिक्चर को अपने दिमाग में लाएं, मतलब कि भाई कोई कनाडा में रह रहा है पंजाबी, वो भी वहाँ सेटल हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहा है, बिहार में भी रह रहा है, केरला में भी रह रहा है, पंजाब में भी रह रहा है, तो वो सभी एक्सेल कर रहे हैं, सभी अपने तरीके से एफर्ट डाल रहे हैं। सेना में भी हैं, कलाकारी में भी हैं, व्यापार में भी हैं, बलिदानी भी हैं आज भी। और हमारा सिख इतिहास, जो हमारा पूरे पंजाब क्षेत्र का इतिहास रहा है, उसमें इतना कुछ है। अगर हम उसको पढ़ने लगें, उसको उससे सीख देने लगें, तो हम दुनिया को और अब साथ साथ अपने शहर को, अपने समाज को, जहाँ हम रोज़ आना उठते बैठते हैं, उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, दे सकते हैं और भलाई कर सकते हैं। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, commercial residential warehouse. Anand Gold, Ronak, harmony in health, harmony in life. हिमांशु जी, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो पंजाबी भाषा है जी ये 1670 ईस्वी की है जी। इसे गुरुमुखी भी कहते हैं जी और गुरुमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे गुरुओं ने ढूंढा है। जी इस पंजाबी भाषा का जो निर्माण है वो गुरुओं ने किया, तो इसका नाम गुरुमुखी पड़ा। और 1670 ईस्वी में इसको गुरु अंगद देव जी ने इस पंजाबी भाषा को तराशा था। तो पंजाबियत को लाने वाले गुरु अंगद देव जी हैं। जी गुरु अंगद देव जी के बाद जितने गुरु और हुए, उन सभी गुरुओं ने इस गुरुमुखी की लैंग्वेज के, इसके व्याकरण को बनाया और धीरे धीरे करके ये गुरुमुखी बन गई। आज गुरु ग्रंथ साहब हैं। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ वही आदमी कर सकता है जिसे गुरुमुखी पढ़नी और लिखनी आती हो। अब मैं हूँ पंजाबी हूँ, लेकिन मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं कर सकता। कारण कि मुझे गुरुमुखी पढ़नी नहीं आती, गुरुमुखी लिखनी नहीं आती, ऊड़ा एड़ा ईड़ी जो है वो मुझे नहीं आता। तो जिस कारण से मैं आज गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं कर सकता। इसलिए इस पंजाबियत को, हम आज की पंजाबियत नहीं है ये, जी 1670 ईस्वी की पंजाबियत है। जी तो आप मेरी बातों से सहमत हो? जी बिल्कुल सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ। मैं तो बार बार इसी चीज़ को कहना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारे, अगर हम पंजाबियत की बात ना करें, पंजाब की बात ना करें, पूरे समाज में मैं देखता हूँ कि लोग किताब नहीं पढ़ते। आजकल जो साहित्यिक चीज़ें हैं उसको पढ़ने का एक चलन था, वो ख़त्म हो चुका है। तो वही नुकसान हम भी झेल रहे हैं। पंजाबियत के तौर पे भी हम देखते हैं, हमारे पास इतना लिटरेचर है, इतना सारा, बहुत अच्छे अच्छे लोग, कभी पिछले 100 साल की बात कर लें या गुरुओं की बात कर लें या उससे पहले जो और लोग रहे, उन्होंने बहुत कुछ हमें लिख लिख के समझाया है, पढ़ाया है। हम वो चीज़ नहीं पढ़ते, इसीलिए ही हम पंजाबियत से अलग हुए हैं। हम सोचते हैं पंजाबी खान पीन कर लिया, पंजाबी बोल ली तो हम पंजाबी हो गए, हमें पंजाबियत का अवार्ड दे दिया जाए या हमें सम्मानित करें लोग कि भाई ये तो पंजाबी बहुत बढ़िया वाले पंजाबी हैं। पंजाबियत या पंजाबी इससे बहुत बड़ी चीज़ है। हमें ये खुद सोचना चाहिए, जब हम बंटवारे के बाद विस्थापित होकर के या 84 का दंश झेल करके या उससे पहले भी अंग्रेज़ों से लड़ के कुर्बानियाँ दे करके हम, या उससे पहले मुग़लों से लड़ते रहे, उसके बाद भी हम लोग इस्टेब्लिश हो जाते हैं। हमें 10, 20, 30, 50 साल में हम देखते हैं कि हम फिर एक्सेल कर रहे हैं, बड़े बड़े कारोबारी भारत में, दुनिया में पंजाबी हो गए हैं। इसका मूल कारण क्या है? हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो उत्साह है, जो गिर के खड़े होने की शक्ति है, जो एक लगन है, बार बार वो चीज़ हमारे अंदर कहाँ से आती है? वो हमारे जीन्स में क्यों है? क्योंकि हमने ये चीज़ें झेली और अपने आप को हमारे साहित्य ने बचा के रखा। हम ये जो बार बार फोक गीत हमारे चलते हैं, जो आजकल बॉलीवुड में आ गए या पंजाबी गानों में वैसे आ गए हैं 2-2 लाइन के तौर पे, तो हम वो चीज़ को मान के रखें कि हमें साहित्यिक चीज़ें जो मिली हैं वो सबसे बड़ी धरोहर हमारी, मैं उसे ही मानता हूँ कि जो कलाम लिख के चले गए लोग, या जो हमें हमारे लोकगीतों में लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है, बैसाखी मनाया जाता है, उनमें अपने आप में इतना कुछ है समझने के लिए कि हम कभी भी, अगर हम कहीं, मैं कहीं अकेला पंजाबी भी किसी नए देश में, किसी ज़िले में, कहीं और दुनिया में रह रहा हूँगा, तो वहाँ भी मेरे अंदर इतनी ऊर्जा हो कि मैं अपने आप को कमज़ोर ना महसूस करता हुआ अपने आप को खड़ा महसूस कर सकूँ। हिमांशु जी, आप एक
एक समय में शिक्षक भी रहे हैं जी और शिक्षक के नाते से आपने साहित्य को पढ़ा भी है। जी। साहित्य के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? साहित्य में और संगीत में मेरी बहुत स्कूल टाइम से बहुत अच्छी रुचि रही है। मैंने अभी 3 साल पहले एक किताब भी लिखी थी, अब दूसरी किताब की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें पढ़ना, साहित्य की, हिंदी की, पंजाबी की, उर्दू की भी, हर भाषा में साहित्य होता है। लेकिन वही वाली बात फिर से आएगी कि मुझे पंजाबी साहित्य से इतना लगाव इसलिए क्योंकि पंजाबी साहित्य में हमें सारी चीज़ मिल जाती है। हंसना खेलना मिल जाता है, दुख झेलने की शक्ति मिल जाती है, उल्लास के मौके मिल जाते हैं, सब धर्मों हर जातियों को जोड़ के किस तरीके से समाज चल सकता है वो मिल जाता है। तो उन चीज़ों को पढ़ते लिखते मुझे बहुत अनुभूति अपने आप में अच्छी होती है। आपने जो अभी बताया मुझे कि भाई मैंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक आपने किस विषय पर लिखी? वो विषय नॉर्मल ज़िंदगी एक रित जगह के नाम से था, तो ज़िंदगी के विषय पे ही थी। अमूमन जो हमें कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, हम फेस करते हैं, फिर उनसे आगे बढ़ते हैं। अलग अलग एज में अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, अलग अलग समाज की अलग अलग प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो उस सब में हम जो जो चीज़ें अनुभव करते हैं, मैंने वो सब अनुभवों को अपनी लाइफ में जो मैंने देखा जीवन में, यानी कि वो जो सब बता आपके रहा था। अपने निजी अनुभव हैं जी, लेकिन उनको आपने एक पुस्तक का रूप दिया है। जी, लेकिन वो सामान्य तौर पे ज़्यादा फोकस करके रखी थी मैंने कि अमूमन मतलब मैं ये अपने आप को देख करके फिर ये मानते थे कि और समाज में ये लोग क्या फेस करते होंगे, इस चीज़ पे लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत आती होंगी या क्या क्या अनुभव लोग करते होंगे, उसको जोड़ करके मैंने लिखा था। पर अब जो दूसरी पुस्तक मैं लिख रहा हूँ उसमें पूर्णतः मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि एक एक चीज़ मेरे को फोकस करते हुए मैंने लिखी है कि जो कुछ लिखा है वो मेरी लाइफ पे बीता हुआ ही लिखा है, जो अब चल रही है। जो मतलब आपकी लाइफ में बीता है, जी। जो आपने झेला है, जी उसको लिख रहे हैं जी 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 दूसरी पुस्तक में। जी। हिमांशु जी, ये बताओ कि आप किसी साहित्यिक संस्था से जुड़े हुए हैं? जी, कुछ संस्थाएं हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। अभी व्यापार में आने के बाद से थोड़ा सा मैं समय कम दे पा रहा हूँ उन चीज़ों को, पर संस्थाओं के साथ में रहा हूँ। कभी सम्मेलन में जाना या उनकी व्यवस्था करना वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने अभी बीते कुछ सालों में करी हैं। अभी मैं एक 24 नवंबर को कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, मैं उस कवि सम्मेलन में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। हिमांशु जी, बिल्कुल लीक से हटके मैं एक जी। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एज ए पंजाबी होने के नाते यदि आप किसी ऐसे गैर पंजाबी क्षेत्र में गए हों जहाँ रात को सोने का ठिकाना ना मिल रहा हो, खाने को जगह ना मिल रही हो, या वहाँ का खाना, जैसे आप बंगाल चले जाएं या आप साउथ साइड में कहीं भी चले जाएं तो पंजाबी खाना नहीं मिलता, जी। आपने ऐसा कोई या आपको कोई वहाँ ऐसा कोई पंजाबी मिल गया हो कि नहीं जी ये मेरा पंजाबी भाई है और मैं इसको खाने पीने की व्यवस्था करूं? किसी ऐसे किसी भी शहर में गए हों जहां आपको एज ए पंजाबी होने का अनुभव प्राप्त हुआ? अनुभव के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, मैं सन 2010 में बेंगलोर गया था एक बार। तो वहाँ जब मैं लोगों से मिला, वहाँ के लोग थे और भी अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग थे, तो उनको जब ये पता लगा कि मैं पंजाबी हूँ तो वो अलग खुशी वाले माहौल से ट्रीट कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि पंजाबी में क्या होता है, कैसे होता है, पंजाब में कहाँ रहते हो या पंजाब में कहाँ रहते थे। तो उनके लिए जैसे अगर कोई और स्टेट का बंदा हो तो वो न्यूट्रल थे कि अच्छा ये वहाँ से है, ये उस स्टेट से है। लेकिन पंजाबी के तौर पे वो कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट सी थी उनमें, तो डिस्कशन करने लगते थे लोग वहाँ के। तो ट्रीटमेंट में ये मिला कि उनकी तरफ से अफेक्शन बहुत मिला, लगाव वाली बात बहुत लगी कि जैसे वो अपना मान करके मुझसे बात कर रहे हो। तो साउथ इंडियन के लिए पंजाबी को अपना मानना, वो मुझे चीज़ बहुत एक्साइट करती है। मैं आज भी उस चीज़ को याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है याद करके कि पंजाबी सुनते ही कि भाई हाँ ये तो पंजाबी हैं, तो उनको एक अलग ऊर्जा आई कि भाई इससे बात करते हैं, इससे 4 चीज़ें पूछेंगे। एक छोटा सा सवाल है जी। आजकल गाजियाबाद के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है, आप इस चुनावी माहौल में पंजाबी समाज को कहाँ खड़ा पाते हो? तो मैं जी ये कह सकता हूँ कि गाज़ियाबाद की अगर हम बात करें तो स्थिति तो उतनी ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। कहीं ना कहीं हमें शब्द शायद नहीं भी कहना चाहिए, अछूत मान लिया जाता है राजनीति के नाम पे। जनप्रतिनिधि बनने की बात आएगी तो एकदम से कहते हैं अरे नहीं नहीं इसको मत दो, ये तो हार सकता है, अरे नहीं इनकी वोट नहीं है। जब हम सेवा कर सकते हैं, हम और प्रदेशों में राजनीति कर सकते हैं, तो क्या केवल हमें सिर्फ संख्या बल कई लाख वोट होने पर ही टिकट दी जाएगी? या हमें मान लो अगर हम 5000 भी हैं और हम सेवा भाव रखते हैं, या हम जब पूरे दुनिया की सेवा कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए समर्पित रह सकते हैं, बॉर्डर पर लड़ सकते हैं, तो क्या हम केवल एक बार 5 साल के लिए मौका भी नहीं मिल सकता है गाज़ियाबाद की सेवा करने का?
हिमांशु जी, अभी गाजियाबाद से ही एक अखबार निकलता है, उसमें जो ये गाजियाबाद जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, जी पंजाबियों की संख्या मात्र 11,000 बताई गई, जी जबकि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इस गाजियाबाद 56 विधानसभा में 48,000 पंजाबी हैं जी और 40,000 या 42,000 वैश्य समाज है। जी लेकिन सीट वैश्य समाज की कही जाती है, ऐसा क्यों है? या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? मैं तो जी इस बात में ये जरूर कहना चाहूँगा, वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही कि हम संख्या बल की बात को अगर छोड़ दें, हालांकि ये 11,000 वाली बात तो मजाक ही है एकदम, इतनी कम संख्या नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें कि हम सिर्फ 1,000 ही हैं और हम विधानसभा लड़ना चाहते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, तो क्या हमें टिकट नहीं मिल सकती? ये मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में जनबल का, संख्या का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये भी मानता हूँ कि लोकतंत्र में कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी बिरादरी हो, उसे अगर मादा रखती है वो, या वो व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, वो सेवा करना चाहता है, सेवा कर सकता है, उसको अनुभव है प्रशासनिक चीज़ों का या संगठन चलाने का, तो वो जनप्रतिनिधि बन के भी लोगों की सेवा कर सकता है। तो बजाय सिर्फ गिनती की ओर देखते हुए या गिनती पर निर्भर करते हुए राजनीतिक दल भी ये सोचें कि क्या किसी एक बिरादरी का हक नहीं बनता? क्या अगर हम पंजाबी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी वर्ग को भी तो विधानसभा दे सकते हैं हम। मतलब ऐसा क्यों है कि भाई इसको तो देनी ही नहीं है, एससी को तो गाजियाबाद विधानसभा देनी ही नहीं है? क्यों चुनिंदा ही बिरादरियों के हिसाब से कह देते हैं कि भाई इसको ही दो और इसको ही दो और यही जीतेगा? जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ये भी तो होना चाहिए कि हर किसी को मौका मिले, केवल चाहे 5 साल के लिए मिले, परफॉर्मेंस देखी जाए, फिर परफॉर्मेंस ख़राब हो तो ना दी जाए। हिमांशु जी, जैसे आपने कहा कि 1,000 ही संख्या बल हो तो भी टिकट मिलनी चाहिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर पंजाबी जीतते हैं जी और दोनों ही खत्री समाज से जी हैं पंजाबी। जी एक सीट है शाहजहानपुर और वहाँ से माननीय सुरेश खन्ना जी 9 बार के विधायक जी हैं और खन्ना जी के उस पूरी विधानसभा में 200 या 250 परिवार मुश्किल से हैं जी और वो 9 बार से विधायक जीत रहे हैं। ऐसे ही दूसरी सीट है कानपुर की, जी जहाँ से महाना जी विधायक हैं जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनके यहाँ भी उनकी विधानसभा क्षेत्र में 200-300 परिवार ही हैं उनकी बिरादरी के और वो 8 बार के विधायक हैं। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि संख्या बल से चुनाव नहीं होना चाहिए, संख्या बल ही चुनाव लड़ने का एक पैरामीटर नहीं हो सकता। जी समाज को आप समाज के उस आदमी की सेवाओं को देखें कि उसने समाज की सेवा कैसे की है। आज कोई चुनाव का प्रत्याशी जो है वो आता है कि जी मुझे एक सेवा का मौका दो एक बार, भले ही उसने अपनी पड़ोसी की तो सेवा करी नहीं जी और सेवा का मौका उसे दो। और जिन पंजाबियों ने चाहे वो गुरुद्वारे के माध्यम से सेवा करी हो, चाहे उन पंजाबियों ने चाहे कोरोना में एक एक घर घर जाके खाना पहुँचाया हो, दवाइयाँ पहुँचाई हो, तो क्या पंजाबी समाज इस लायक भी नहीं है कि उसे एक सेवा का मौका दिया जाए? जी आप मेरी बात से सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हूँ जी, पूरी तरह सहमत हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ही टिकट की बात आती है तो कहते हैं अरे नहीं इन्हें मत दो, ये तो हार जाएंगे, इन्हें मत दो, ये हार जाएंगे। तो ये बिना टिकट दिए कैसे तय हो सकता है? एक बार तो टिकट हर दल को देनी चाहिए। विधानसभा के तौर पे अगर हम बात करें तो एक बार टिकट मिलेगी तो हम भी देख सकते हैं। और बाकी ये नहीं कि हम ये कहें कि भाई पंजाबी ऊंचा हो जाएगा या पंजाबी की टिकट है तो पंजाबी जीत जाएगा तो पंजाबी बहुत ज़्यादा वर्चस्व कायम कर लेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि हर जाति हर धर्म के साथ की बात है। पंजाबी जीतेगा तो पंजाबी और सब लोगों के साथ घुला मिला है, शहर में शुरू से निवास करते हैं, तो हम और लोगों के साथ हमारी मतलब मेल जोल भी हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एक समाज अगर जीतता है तो वो केवल उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी तरह शहर में हर मोहल्ले हर कॉलोनी में जब पंजाबी रहते हैं तो जहाँ जहाँ जिसके साथ वो रहते हैं, जिनका रहना सहना है, दोस्ती यारी है, साथ पढ़े हैं, साथ काम करते हैं, तो सबकी सेवा ये होगी। किसी एक बिरादरी की सेवा तो कोई विधायक या कोई विधानसभा जीत के प्रत्याशी नहीं करता। हिमांशु जी, जो मेरा ये प्रोग्राम है हम पंजाबी, इसके विषय पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी पहल है जी और पॉजिटिव पहल है। मैं बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं यहाँ पिछले जो हुए हैं,
तो हर बार एक ना कि पॉजिटिव बात करके लोग जाते हैं, कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई किसी और जाति बिरादरी के लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं करता यहाँ बैठ के। हर कोई यहाँ आता है, तो आप जिस तरीके से सवाल पूछते हैं तो अच्छे सवाल अच्छे जवाब दे करके ही पूरा इंटरव्यू किया जाता है। हिमांशु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आप मेरे इस कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज आपकी मुलाकात मैंने हिमांशु बत्रा जी से कराई। आगे भी और चुनिंदा लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप भूल जाते हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आप हमारा चैनल आपके समक्ष सबसे पहले आएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, Commercial Residential Warehouse. Anand Gold, Ronak, harmony in health, harmony in life. जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल होए जो बोले सोने हाल।